अस्सलाम वालेकुम सेवन क्लास। तो आज हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 1B। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है द रेशो ऑफ 2 ईयर्स टू 6 मंथ्स। इनके दरमियान हमने रेशो फाइंड करनी है 2 ईयर्स टू 6 मंथ्स। तो देखें, एक हमें इसमें 2 ईयर्स में मिकदार यूनिट्स दिया गया है और दूसरा है 6 मंथ्स। ठीक है, तो हम पहले 2 ईयर्स को मंथ्स में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 ईयर में होते हैं 12 मंथ्स, 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 24 मंथ्स। तो अब हम इनके दरमियान रेशो फाइंड कर सकते हैं क्योंकि अब इन दोनों के यूनिट सेम हो गए हैं 24 एंड 6। तो इसको हम 6 के टेबल पे कट कर लेते हैं। 6 1 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, तो 4:1 इसका आंसर है। तो देखें, ये है ऑप्शन सी 4:1। अब इसका पार्ट 2 हम देख लेते हैं। ये ऑप्शन नंबर 2 तो वो है द कंपैरिजन ऑफ 2 क्वांटिटीज़ विद सेम काइंड्स इज़ नोन एज, कि 2 मिकदारों का मुवाजना और सेम काइंड उनके यूनिट्स भी एक जैसे हों, मिकदार एक जैसी हों, तो यह कहलाता है रेशो। ठीक है, 2 क्वांटिटीज़, अगर 2 रेशो होता तो फिर हमारा आंसर था डी यानी प्रपोर्शन। उसके बाद है ऑप्शन नंबर 3 द वैल्यू ऑफ m इज़ द गिवन प्रपोर्शन 6:m प्रपोर्शन 5:10। तो इसको हम हल करते हैं। वेरिएबल की हमने इसमें वैल्यू फाइंड करनी है। सवाल है हमारे पास 6:m प्रपोर्शन 5:10। तो पहले अगर हम मेन लिख दें, m मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से और फिर एक्सट्रीम 6 मल्टीप्लाई 10। अब 6 मल्टीप्लाई 10 वैसे 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा इक्वल के दूसरी तरफ। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 और 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12। तो ऑप्शन इसका है ए 12। अब देख लेते हैं इसका ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 है दी इक्वालिटी ऑफ 2 रेशोज़। ठीक है, 2 रेशोज़ पहले क्या था 2 क्वांटिटीज़। तो अगर मैं आप बुक में से भी ये दिखा दूँ, पेज नंबर 49 पर है, ये है पेज नंबर 49 पर 2 रेशोज़। ठीक है, तो ये प्रपोर्शन 2 रेशोज़ हैं, 2 रेशोज़ मिलती हैं तो प्रपोर्शन बनता है। तो हमारे ऑप्शन 4 का आंसर है डी, ऑप्शन डी। ठीक है, उसके बाद इन प्रपोर्शन प्रोडक्ट ऑफ मीन्स एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स आर इक्वल, तो ये बराबर होते हैं। हमने इसके क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं। अब देख लेते हैं ऑप्शन नंबर 6 इफ़ द कॉस्ट प्राइस आर एस 450, कि अगर किसी चीज़ की कीमत ख़रीद है 450 एंड सेलिंग प्राइस आर एस 550 देन प्रॉफिट विल बी, और उसकी सेलिंग प्राइस है 550। 550 में से 450 को अगर माइनस करेंगे तो हमें प्रॉफिट हासिल हो जाएगा, तो यह आएगा 100। ठीक है, 0 में से 0 माइनस करेंगे 0, 5 में से 5 माइनस करेंगे 0, 5 में से जब 4 माइनस करेंगे तो 100 प्रॉफिट है। अब ऑप्शन नंबर 7 है इफ़ द मार्क प्राइस इज़ आर एस 780, कि एक चीज़ की जो दर्ज शुदा कीमत है उस चीज़ पर मार्क्ड प्राइस वो है 780 एंड सेलिंग प्राइस इज़ आर एस 750, और उसकी सेलिंग प्राइस है 750 देन डिस्काउंट विल बी। तो देखें, 780 रुपये की चीज़ है और 750 रुपये में वो चीज़ फ़रोख्त हुई है, तो 30 रुपये उस पर डिस्काउंट है। ठीक है, 30 रुपये का डिस्काउंट हुआ है ना, तो इसका आंसर है 30। अब देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर 8 द टैक्स इम्पोज्ड ऑन द इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल इज़ कॉल्ड, कि एक फ़र्द को जो उसकी इनकम पर टैक्स लगता है वो कहलाता है इनकम टैक्स। ठीक है, उसके बाद है रेट ऑफ ज़कात, तो ये होता है 2.5%। रेट ऑफ उशर ऑन अ लैंड इरिगेटेड बाय नेचुरल सोर्सेज, तो ये हमने इसके क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं। नेचुरल सोर्सेज हों तो 10% से हम उशर फाइंड करते थे।
अब इसका ऑप्शन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एट द वंस प्लेस ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। वंस प्लेस कहते हैं कि किसी भी नंबर के जो ये लास्ट में ये वंस, ये टेंस, फिर 100, फिर 1000, तो हमने वो नंबर बताना है वंस प्लेस पर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। देखें, कैन नॉट बी एट द वंस प्लेस ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो वो है 8। बाकी सारे ये जो नंबर दिए गए हैं ये परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर यानी इन्हीं से अगर मल्टीप्लाई करें तो यही आंसर आता है। 1 का स्क्वायर नहीं, 1 1 ज़र 1, 2 2 ज़र 4, 3 3 ज़र 9, तो 8 वो नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब देख लेते हैं ऑप्शन नंबर 12, तो वो है द नंबर ऑफ ज़ीरो इन स्क्वायर ऑफ 40, कि 40 का अगर हम स्क्वायर लें, 40 का अगर हम स्क्वायर लेते हैं, 40 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 40 के साथ, 4 4 ज़र 16 और ये 2 ज़ीरो, तो 40 के स्क्वायर में ज़ीरो कितने हैं, तो 2 ज़ीरो हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर लगाएंगे ऑप्शन बी 2। उसके बाद है हाउ मैनी नेचुरल नंबर्स लाइज बिटवीन 2 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर, के कितने कुदरती आदाद पाए जाते हैं लाइज मैंने और 2 का स्क्वायर में, और अगर 3 का स्क्वायर में। 2 का स्क्वायर लेते हैं तो हमारे पास आता है 4, 3 का स्क्वायर लेते हैं तो आता है 9। अब इनके दरमियान कितने हैं, 5 6 7 8, 1 2 3 4, तो इनके दरमियान नेचुरल नंबर हैं 4 5 6 7 8, तो ये है ऑप्शन ए। अब देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर 14, द वंस प्लेस इन द स्क्वायर ऑफ 16 इज, के वंस की प्लेस पर अगर हम स्क्वायर लेते हैं 16 का तो कौन सा नंबर आता है। द वंस प्लेस इन द स्क्वायर ऑफ 16 इज, तो 16 का अगर हम स्क्वायर पहले ले लें, 16 का मल्टीप्लाई कर देते हैं 16 से। ठीक है, 16 6 6 ज़र 36, 3 कैरी 6 1 ज़र 6 प्लस 3 9 क्रॉस 1 6 6 1 1 ज़र 1 6 9 प्लस 6 15 5 लगा 1 कैरी, तो वंस के प्लेस पर क्या आ रहा है 6, ये टेंस की प्लेस, ये 100, फिर 1000 10,000 अगर ज़्यादा नंबर है उनको, तो इसकी वंस के प्लेस पर आता है ऑप्शन बी यानी 6। अब है अ स्क्वायर शेप गार्डन हैज़ एन एरिया ऑफ 100 स्क्वायर मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ द गार्डन, कि एक बाग जो कि मुरब्बी शक्ल में है उसका रकबा है एरिया 100 स्क्वायर मीटर यानी कि 100 मुरबा मीटर है, हमने उसकी एक लेंथ फाइंड करनी है, तो हम इसका ले लेंगे स्क्वायर रूट, 100 का स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो ये तो आगे यानी कि पेयर, और ये 1 1 1 ज़र 1, 2 ज़ीरो नीचे, 1 प्लस 1 2 ज़ीरो है, ज़ीरो का इजाफा करेंगे, इधर भी ज़ीरो का, तो ये 0 0 आएगा, तो हमारे पास आंसर आता है 10। तो उसकी एक साइड की जो लेंथ है वो है 10 मीटर। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारे ऑप्शन एंड होते हैं। अब हम देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 और हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में रिव्यूड एक्सरसाइज के कंप्लीट जो क्वेश्चन दिए गए हैं इनको हम सॉल्व करेंगे। तो चलें अब हम देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द फॉलोइंग इन रेशो फॉर्म एंड रिड्यूस इट, और इनको करना है कम यानी कि कट करना है इट इनटू द लोवेस्ट फॉर्म, कि कम से कम मिकदार में उनको लिखना है कि मज़ीद वो डिवाइड ना हो सके। तो पहला सवाल है हमारा 75/125, राइट द फॉलोइंग इन रेशो फॉर्म। तो पहले हम इसको रेशो फॉर्म में लिख देते हैं, पहली जो रकम आती है वो पहले ओवर रेशो में हो गया चेंज और 125। अब अगर इसको हम 5 के टेबल पे कट करते हैं तो 5 1 ज़र 5, 2 कैरी 5 5 ज़र 25, फिर ये है 12, 5 2 ज़र 10, 2 कैरी 5 5 ज़र 25। तो ये फिर से 5 के टेबल पे कट हो सकते हैं, इसे कट करेंगे 5 का टेबल पढ़ेंगे 3 तक, 5 3 ज़र 15, 5 5 ज़र 25। तो आंसर है हमारा 3:5। इसका जो दूसरा पार्ट है वो देख लेते हैं 200 एंड ओवर 500। तो देखें 200:500, अगर हम 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो कट कर दें, बाकी यहाँ बचेगा 2 और यहाँ बचेगा 5। अब ये दोनों एक ही टेबल पर कट नहीं हो सकते, यही आंसर है। अब देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3। तो ये 185, ये है 85। तो इसको हम 5 के टेबल पर कट कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम इनको ऐड करें
8 + 1 9, 9 + 5 14। इनको ऐड करें तो 14 आता है, जो कि 3 के टेबल पे नहीं जाता 14, तो ये भी 3 के टेबल पे नहीं जाएगा। 8 + 5 13, तो ये भी 13 3 के टेबल पे नहीं आता, तो हम इसको 5 के टेबल पे करेंगे। 5 3 * 15, 3 कैरी, 5 7 * 35, 5 1 * 5, 3 कैरी, 5 7 * 35। तो इसका आंसर है 37:17। अब हम देख लेते हैं इसका पार्ट नंबर 4। तो पार्ट नंबर 4 है हमारे पास 5 वीक टू 60 डेज। तो देखें 5 वीक टू 60 डेज, ये एक हमारे पास यूनिट वीक में यानी हफ्ते और एक डेज़ में, तो इनका पहले हम यूनिट्स को सेम करेंगे। तो 1 वीक में 7 डेज़ होते हैं, तो हम इस 5 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि ये वीक डेज़ में आ जाए। 5 7 * 35, तो ये अब डेज़ आ गए हमारे पास, तो ये भी हम डेज़ में है, तो अब हम इनको हल कर सकते हैं। 35:60। तो इसको अगर हम 5 के टेबल पर कट करते हैं, 5 7 * 35, 5 1 * 5, 1 कैरी, 5 2 * 10, 7:12 इसका आंसर है। अब ये मज़ीद कट एक टेबल पर नहीं हो सकते। अब इसका हम देख लेते हैं पार्ट नंबर 5। तो पार्ट नंबर 5 है हमारे पास 4 किलोमीटर टू 800 मीटर। तो ये 4 किलोमीटर है, ये मीटर है, यूनिट सेम नहीं है, एक किलोमीटर में है और एक मीटर में। हम पहले यूनिट्स को सेम करेंगे। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो ये 4 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 4000 मीटर। तो अब किलोमीटर मीटर में चेंज हो गए। अब हम 4000 एंड 800 के दरमियान रेशो फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि अब इनके यूनिट्स सेम हो गए हैं। तो देखें अगर हम यहाँ पर 2 0 से 2 0 को कट कर दें, बाकी यहाँ बचेगा 40 और यहाँ बचेगा 8। अब हम 8 का टेबल पढ़ते हैं। 8 1 * 8, 8 5 * 40, तो 5:1 इसका आंसर है। अब हम देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6। पार्ट 6 है हमारे पास 3 लीटर्स टू 1800 मिलीलीटर। तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो हम पहले इनको यूनिट्स को सेम कर लेंगे। तो 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, तो आंसर आएगा 3000 मिलीलीटर। तो ये 3000 आ गया। अब इनका यूनिट हो गया सेम, मिलीलीटर और ये 800। तो देखें कि 2 0 से इन 2 0 को कट कर देते हैं, बाकी यहाँ बचेगा 30 और यहाँ बचेगा 18। 3 के टेबल पर इनको कट कर देते हैं, क्योंकि 3 के टेबल पर दोनों आते हैं। 3 से 6 का टेबल 3 तक पढ़ेंगे। 6 3 * 18, 6 5 * 30, तो 5:3 इसका आंसर है। अब हम देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है इंक्रीज 15 इन द रेशो ऑफ 8:5। तो पहले हम इस रेशो को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन फॉर्म। 8:5 = 8/5, क्योंकि हम ये जो रेशो है ये डिवाइड के साइन में चेंज होता है और डिवाइड बटा में, तो ये बटा लग गया, 8/5 हो गया। अब देखें कि इसके अंदर हमने 15 इंक्रीज़ करना है, तो उसी के साथ हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 1 * 5, 5 3 * 15, 8 3 * 24, तो ये इंक्रीज़ है इसका 24। उसके बाद इसका दूसरा पार्ट है इंक्रीज 120 इन द रेशो ऑफ 13:10, कन्वर्ट रेशो फॉर्म टू फ्रैक्शन फॉर्म। ये जो रेशो की फॉर्म है इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में पहले लिख लेंगे या चेंज कर लेंगे, फिर इसके साथ 120 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखें अगर हम 0 से 0 को कट कर दें तो, और ये बचेगा 13 और ये 12। 13 को जब हम 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 * 6, 2 1 * 2, 1 3 * 3, 1 1 * 1, 6, 2 + 3 5, ये तो ये आता है 156 हमारा आंसर है। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें डिक्रीज फाइंड करना है। डिक्रीज 510 इन द रेशो ऑफ 7:10, कन्वर्ट रेशो फॉर्म टू फ्रैक्शन फॉर्म। 7:10 = 7/10, 7/10 ये और मल्टीप्लाई कर देंगे 510 से। तो 0 से 0 को अगर हम कट कर दें, 7 1 * 7, 7 5 * 35, तो ये डिक्रीज़ होगा 357। उसके बाद है डिक्रीज़ 999 इन द रेशो ऑफ 2:9। तो 2:9 इक्वल है 2/9 के, ठीक है। इसको पहले हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेंगे, उसके बाद इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखें ये ओवर में 9 है,
9 1 ज़ा 9, 9 1 ज़ा 9, 9 1 ज़ा 9, फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। तो यही हमारा आंसर है। अब हम देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, एक मिनट में इसको सेट कर लूँ, उसके बाद देखें। ये है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को हमें रीड करना है बुक में से। इफ द प्राइस ऑफ अ शर्ट इंक्रीज फ्रॉम 3200 टू ₹3600, व्हाट विल बी द इंक्रीज इन रेशो। कि एक शर्ट की कीमत इंक्रीज़ हुई यानी बढ़ी 3200 से 3600, व्हाट विल बी द इंक्रीज इन रेशो। तो ये इंक्रीज़ कितने रेशो में हुआ, इन दोनों के दरमियान हमने रेशो फाइंड करनी है। देखें, जो न्यू प्राइस होती है उसको पहले लिखा जाता है और जो ओल्ड प्राइस होती है उसको बाद में। तो अब उस शर्ट की प्राइस जो न्यू है वो है 3600 और जो ओल्ड प्राइस थी वो थी 3200। तो इसको हम देख लेते हैं इस सवाल को। तो देखें, ओल्ड प्राइस इसकी लिखेंगे पहले हम, वो है 3200, न्यू प्राइस है 3600, प्राइस इंक्रीज इन रेशो ये हमने फाइंड करना है। तो प्राइस इंक्रीज इन रेशो, रेशो में यानी कितनी निस्बत से इसकी प्राइस इंक्रीज़ हुई, जो उसकी ओल्ड कीमत थी उसके और अब जो न्यू कीमत है उसके दरमियान हमने रेशो फाइंड करनी है। तो न्यू प्राइस रेशो ओल्ड प्राइस लिखेंगे। न्यू प्राइस है उसकी 3600 और ओल्ड प्राइस है 3200। तो अगर हम यहाँ पर 2 0 से 2 0 को कट करें, उसके बाद 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी, 2 6 ज़ा 12। अब 2 के टेबल पे 2 9 ज़ा 18, 2 8 ज़ा 16। अब ये मज़ीद एक ही टेबल पे कट नहीं हो सकते, तो आंसर है 9:8। इतनी निस्बत से प्राइस इंक्रीज हुई। अब देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 को हम बुक में से रीड करते हैं पहले। इफ़ ओल्ड प्राइस ऑफ एन ऑब्जेक्ट वाज Rs 890 एंड न्यू प्राइस Rs 560, व्हाट विल बी डिक्रीज इन रेशो। तो देखें, अब प्राइस क्या हुई है, डिक्रीज। तो पहले जो प्राइस थी, ये देखें, ओल्ड प्राइस क्या थी उसकी 890, अब जो न्यू प्राइस है वो है 560। तो न्यू प्राइस इसमें है 560, ओल्ड प्राइस उसकी 890, न्यू प्राइस 560। फाइंड ये प्राइस डिक्रीज इन रेशो, ये हमने करना है फाइंड। तो प्राइस डिक्रीज इन रेशो, न्यू प्राइस रेशो ओल्ड प्राइस, न्यू प्राइस लिखेंगे, उसके बाद जो ओल्ड प्राइस है उसे लिखेंगे। 0 से 0 कट 56 एंड 89, ये एक ही टेबल पर कट नहीं हो सकते, यही आंसर है। अब हम देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, अ शॉप कीपर परचेज 20 पैकेट्स ऑफ आलमंड्स फॉर Rs 16,000, हाउ मच विल ही हैव टू पे इफ़ ही बाइज 25 पैकेट्स। कि उसने बादामों के 20 पैकेट बाई किए 16,000 में, और अगर वो 25 पैकेट बादामों के बाय करता है तो फिर उसको कितने पैसे पे करने हैं। तो देखें, नंबर ऑफ पैकेट्स आलमंड्स ये आप ब्रैकेट में लिखें या ना लिखें, और उसकी जो कीमत है, तो 20 पैकेट्स की कीमत है 16,000, ठीक है। 25 पैकेट्स की कीमत क्या होगी, ठीक है। तो मैंने जब ये सवाल हमने किए थे एक्सरसाइज में, उस वक्त बताया था कि जो एक्स वाली रेशो होगी उसका हमेशा एरो ऊपर, ठीक है, हमेशा एरो ऊपर। अब हमने इसमें लगाना एरो। तो 20 पैकेट की कीमत है 16,000, जब पैकेट बढ़ेंगे तो उसकी कीमत भी तो बढ़ेगी ना। एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ बढ़े, या एक चीज़ के कम होने से दूसरी चीज़ कम हो, गया होता है डायरेक्ट प्रपोर्शन यानी तनासुब रास। तो इसका भी एरो जाएगा ऊपर, ठीक है। अगर एक चीज़ बढ़ रही हो एक कम हो रही हो, फिर होता है इन्वर्स प्रपोर्शन यानी एरो नीचे। अब देखें, जहाँ से एरो स्टार्ट होता है वो पहले लिखेंगे x, जहाँ एरो ख़त्म होता है वो बाद में लिखेंगे 16,000। अब जहाँ से एरो स्टार्ट होता है वो पहले, जहाँ एरो ख़त्म होता है वो बाद में, और इन दोनों के दरमियान इक्वल, क्योंकि 2 रेशोज़ हैं तो ये बन जाएगा प्रपोर्शन, और प्रपोर्शन चेंज होता है इक्वल में। अब देखें कि ये x ओवर 16,000 है और ये 25 ओवर 20, तो ये यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इक्वल के दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है।
अब देखें कि पहले हम 1 0 से 1 0 को कट कर देते हैं, उसके बाद 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16 और ये 2 0 ऊपर। अब 800 को जब हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 20,000। ठीक है, 800 को हम 25 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 500 500 5 8 ज़ा 40, 200 200 2 8 ज़ा 16, 0 0 0 4 प्लस 6 10, 0 लगा 1 कर ये आ गया 20,000। ठीक है, तो 25 जो बादामों के पैकेट्स हैं उसकी कीमत है 20,000। उसके बाद हम अब देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, बुक में से रीड कर लेते हैं इसको भी पहले। अ ट्रेन कवर्स 140 किलोमीटर इन 2 आवर्स। एक रेलगाड़ी 140 किलोमीटर तय करती है 2 घंटों में। व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द ट्रेन पर आवर। हमने फाइंड करना है कि उस रेलगाड़ी की स्पीड 1 घंटे में कितनी है, यानी 1 घंटे में वो कितना फासला तय कर रही है। आल्सो फाइंड इन हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 4 आवर्स। और ये भी मालूम करना है कि वो 4 घंटों में कितना फासला तय करेगी। तो देखें, जो सवाल का पहला हिस्सा है वो है डिस्टेंस इक्वल 140 किलोमीटर टाइम 2 आवर्स, कि 140 किलोमीटर वो 2 आवर्स में तय करें। पहले हम उसकी स्पीड फाइंड कर लेते हैं कि 1 घंटे में उसकी स्पीड 1 घंटे के लिहाज से वो कितना फासला तय करे। डिस्टेंस विल बी कवर्ड इन 4 आवर, फिर हम ये फाइंड करेंगे। तो इसका फार्मूला है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। डिस्टेंस 140, सवाल में बताया टाइम 2 आवर, तो 2 7 ज़ा 14 0, तो 70 किलोमीटर पर आवर, 70 किलोमीटर का फासला तय कर रही है वो 1 घंटे में पर आवर। ठीक है, एच। अब हमने फाइंड करना है कि वो 4 आवर्स में कितना फासला तय करेगी। डिस्टेंस विल बी कवर्ड इन 4 आवर्स, तो 70 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। ठीक है, 70 को 4 से, 400 4 8 ज़ा 28, तो 280 किलोमीटर वो 4 घंटों में तय करेगी। उसके बाद अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको सवालों की समझ आ रही है या नहीं। अब हम देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन द फॉलोइंग प्रोपोर्शन, कि हमने वेरिएबल यानी मुतगय्यरात जो ABC यानी अल्फ़ाबेट से लिए गए हैं उनकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे इसमें x है, इसमें A है, इसमें E है और इसमें Q है। ठीक है, तो ये जो हमें प्रोपोर्शन दिए गए हैं इसमें हमने वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहला हमारा इसमें पार्ट है 5:4 प्रोपोर्शन x:20। तो इसको मैंने यहाँ पर 2 मेथड से इनको सॉल्व किया, जिसको जो आसान लगे वो उस मेथड से कर सकता है। इसके हमें पार्ट दिए गए हैं 4। तो जो फर्स्ट पार्ट है उसको मैंने सॉल्व किया है इससे कि प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्स ट्रीम्स। आप इसको पहले भी लिख सकते हैं, इसको बाद में भी। मैंने मीन्स को इसलिए लिखा क्योंकि हमने वेरिएबल को फाइंड करना है और वेरिएबल हमारा मीन में है। ठीक है, यानी वस्तैन में है, और ये है तरफैन यानी एक्स ट्रीम्स। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स का मतलब कि पहले हम इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे वस्तैन को, तो x मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से और 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा ये जो 20 से। ठीक है, ये तरफैन में बाहर है। अब 4 चूँकि x से मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 4 का टेबल अगर हम 5 तक पढ़ते हैं तो ये आता है 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25। तो यहाँ हमने वेरिएबल की कीमत फाइंड कर ली, तो ये आती है 25। अब हम देख लेते हैं इसका पार्ट 2, वो है A:6 प्रोपोर्शन 55:10। तो देखें इसको मैंने और मेथड से सॉल्व किया। रेशो चूँकि डिवाइड में चेंज होता है, डिवाइड बटा में, तो हम लिख सकते हैं A/6 प्रोपोर्शन इक्वल में चेंज 55/10। अब देखें 6 यहाँ पर क्या हो रहा है डिवाइड, तो वो दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो देखें 2 का टेबल अगर हम 5 तक पढ़ते हैं तो 10 आता है, 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6। अब ये 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3। ऊपर नीचे रकमें कटती हैं, आमने सामने मल्टीप्लाई होती हैं। तो 11 को 3 से मल्टीप्लाई किया, क्या आया 33। तो हमारे पास आंसर है A = 33। अब हम देख लेते हैं इसका पार्ट नंबर 3। तो पार्ट नंबर 3 है हमारे पास E:10 प्रोपोर्शन 25:50। तो प्रोडक्ट ऑफ x
ट्रीम्स इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो इस दफ़ा मैंने एक्स ट्रीम्स को पहले लिखा क्योंकि हमारे पास वेरिएबल तरफेन में आ रहा है, बाहर आ रहा है, ठीक है। तो ई मल्टीप्लाई 50 और 10 मल्टीप्लाई बाय 25। तो देखें कि ये 50 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर ये हो जाएगा डिवाइड। तो 25 का टेबल हम पढ़ लेते हैं डायरेक्ट। 25 1 ज़ार 25 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 50 आता है। 2 1 ज़ार 2, 2 5 ज़ार 10, तो 5 1 ज़ार 5। तो यहाँ हमारे पास आंसर आता है ई इक्वल टू 5। अब हम देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 9 का 4 पार्ट जी, इसका लास्ट पार्ट अभी है। तो वो है क्यू रेशो 3 प्रपोर्शन 24 रेशो 30। तो क्यू रेशो 3 को हम इस तरह लिख सकते हैं, क्यू ओवर 3 इक्वल 24 ओवर 30, क्योंकि प्रपोर्शन इक्वल के साइन में चेंज हो जाता है। अब 3 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो दूसरी तरफ जाकर वो इक्वल के दूसरी तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखें 3 1 ज़ार 3, इधर 3 1 ज़ार 3, ये 0। अब देखें 2 5 ज़ार 10, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, तो ये आता है 12 ओवर 5। तो 12 को हम अंदर रखेंगे, 5 पर डिवाइड करेंगे, 5 2 ज़ार 10, 12 में से 10 माइनस करेंगे तो बाकी 2, पॉइंट लगा के 0 का इजाफा, 5 का टेबल 4 तक पढ़ते हैं तो आता है 20। तो आंसर है 2.4। और वैसे भी कि जिसके बटा में 2 आ जाए या 2 के मल्टीपल, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, या 5 आ जाए या 5 के मल्टीपल यानी 25, इसी तरह 2 और 5 के मल्टीपल आ जाएँ वो पूरे डिवाइड हो जाते हैं। चलें अब हम देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 बुक में से रीड कर लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 10 है 2 watches cost is Rs 16,000, how much money will be required to buy 14 such watches? के 10 दो घड़ियों की कीमत है 16,000 और हमें कितने पैसे चाहिए होंगे अगर हमने घड़ियाँ ख़रीदनी हैं 14। तो देखें इस सवाल में नंबर ऑफ वाचेस, अब यहाँ पर सिर्फ वाचेस भी लिख सकते हैं, रेशो कॉस्ट। तो पहले जो हमें लाइन में बताया है वो बताया है कि 2 वाचेस हैं 16,000 की। तो दूसरी जो लाइन है सवाल का दूसरा हिस्सा वो है कि 14 वाचेस कितने की मिलेंगी, ठीक है। तो एक्स वाले में हमेशा एरो ऊपर। अब देखें कि 2 वाचेस की प्राइस थी 16,000, तो जब हमने 14 वाचेस हम बाय करना चाहेंगे तो उसकी कीमत भी ऑफ कोर्स बढ़ जाएगी। तो जब वाचेस की तादाद बढ़ रही है तो उसकी कीमत भी बढ़ रही है, तो दोनों चीज़ें बढ़ रही हैं, तो ये लगेगा एरो ऊपर यानी डायरेक्ट प्रोपोर्शन तनासुब-रास। अब देखें जहाँ से एरो स्टार्ट हो रहा है पहले, जहाँ एरो ख़त्म हो रहा है बाद में, जहाँ से एरो स्टार्ट हो रहा है वो पहले लिखेंगे, जहाँ एरो ख़त्म हो रहा है वो बाद में रकम लिखेंगे। अब देखें कि ये रकम हम वैसे लिख लेते हैं, ये 16,000 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 8 ज़ार 16, ये 3 0 ऊपर आ जाएंगे। अब 14 को जब 8,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है 1,12,000, 1,12,000। तो 14 वाचेस की प्राइस है 1,12,000। अब हम देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन 11 है मोहसिन took 5 days to finish a book, कि मोहसिन लेता है 5 दिन एक बुक को कंप्लीट करने में, और रीडिंग 100 पेजेस डेली, और वो 100 पेजेस पढ़ता है रोज़ाना। हाउ मैनी पेजेस मस्ट ही रीड इन अ डे टू फिनिश इट इन 10 डेज, उसको कितने पेजेस डेली लाजमी पढ़ने चाहिए कि वो उस बुक को 10 दिनों में कंप्लीट करे। पहले कितने दिन में कंप्लीट कर रहा था, 5 डेज़ में। तो देखें कि जो इस सवाल में हमें पहले बताया गया वो 5 डेज़ है और पेजेस 100। दूसरे में डेज़ तो बता दिए गए लेकिन ये नहीं बताया कि दिन कितने, तो ये हमने फाइंड करना है। हाउ मैनी पेजेस मस्ट ही रीड। तो देखें 5 डेज़ में 100 पेजेस, अब 10 डेज़ में बुक कंप्लीट करनी है, पेजेस हमने फाइंड करने के कितने पेजेस वो डेली पढ़ेगा। तो एक्स वाले में हमेशा एरो ऊपर, यानी ये हो गया हमारा तनासुब-रास। अब देखें कि 5 डेज़ में वो बुक को कंप्लीट कर रहा है, कितने पेजेस पढ़ रहा है, 100,
अब उसको जब वो 10 दिनों में बुक को कंप्लीट करेगा, पहले कितने दिन में कर रहा था 5 में, अब कितने दिन में कर रहा है 10 में, तो उसके पेजेस हो जाएंगे कम, उसके ऊपर बर्डन हो जाएगा कम, ठीक है। तो अब उसको कम पेजेस डेली पढ़ने हैं। तो एक चीज़ यहाँ पर देखें 5 और ये 10 है, जबकि ये बढ़ रही है और ये पेजेस अब उसको कम रीड करने पड़ेंगे, ठीक है। तो एरो इसका उलट हो जाएगा, इन्वर्स, ठीक है। अब देखें जहाँ से एरो स्टार्ट हो रहा है वो पहले, जहाँ एरो ख़त्म हो रहा है वो बाद में, जहाँ से एरो स्टार्ट हो रहा है पहले, जहाँ एरो ख़त्म हो रहा है वो बाद में। अब हमने चूँकि x की कीमत फाइंड करनी है, तो ये 5/10 वैसे 100 डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 10 का टेबल अगर हम 10 तक पढ़ते हैं तो 100 आता है, 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50, तो 50 पेजेस उसको डेली पढ़ने देगा। पहले उसको पेजेस कितने पढ़ने पड़ रहे थे 100, अब वो 50 पेजेस अगर डेली पढ़ेगा तो 10 डेज में उसकी बुक कंप्लीट होगी। अब हम देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 हम बुक में से रीड करते हैं पहले। इफ़ 42 मैन कैन रीप अ फील्ड इन 60 डेज, कि अगर 42 आदमी एक खेत को 16 दिनों में काट रहे हैं, इन हाउ मैनी डेज कैन 20 मैन रीप द सेम फील्ड। अगर हम यहाँ वो अगर आदमियों की तादाद कम कर दें, यानी कि 20 आदमी हो जाएं, तो फिर वो इसी खेत को कितने डेज में कट करेंगे। तो देखें पहले 42 मैन थे, 16 डेज में वो काम को कंप्लीट कर रहे थे। अब मैन क्या हो गए कम, अब डेज कितने लगेंगे, तो अब जब आदमी कम हो जाएंगे तो डेज ज़्यादा लगेंगे, ठीक है। एक चीज़ के कम होने से दूसरी चीज़ क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है, तो ये इन्वर्स प्रपोर्शन। तो ये x पहले, यहाँ एरो ख़त्म हो रहा है बाद में, यहाँ से एरो स्टार्ट हो रहा है पहले, यहाँ एरो ख़त्म हो रहा है ये बाद में। तो ये x वैसे 16 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वो इस रकम के साथ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। 2 1 2 0, 2 8 16, 2 5 10, 2 4 8। अब हम 4 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 2 8 और 4 4 16 ओवर 5, तो ये है 168 ओवर 5। तो 168 को अगर हम अंदर रखें और 5 पर डिवाइड करें, 5 3 15, 1 18 नीचे, 5 3 15, 8 में से 5 माइनस होगा 3, पॉइंट लगा के 0 का इजाफा, 5 6 30, तो ये आता है हमारे पास 33.6 डेज। इसको अगर राउंड ऑफ करें तो ये बनते हैं 34 डेज। अगर बुक में आंसर है 33.6 तो यही, और अगर 34 है तो हम इसको राउंड ऑफ भी कर सकते हैं। तो मेरे पास बुक में था 33.6, तो यही इसका आंसर है। अब हम देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 है 14 मैन कैन डिग अ वेल इन 8 डेज, के 14 आदमी एक कुएं को 8 दिनों में खोदते हैं। हाउ मैनी मैन कैन डिग इट इन 4 डेज, के आदमी कितने हों अगर वो 4 दिनों में कुएं को खोद लें। तो इसमें देखें सवाल कि पहले 14 मैन 8 डेज में काम को कर रहे थे कंप्लीट, अब डेज कम हो गए, ठीक है, हमें काम चाहिए जल्दी, तो डेज कम हो गए तो मैन्स का इजाफा करना पड़ेगा। आदमी ज़्यादा काम करेंगे तो काम जल्दी ख़त्म होगा, तो एक चीज़ कम हो रही है दूसरी चीज़ बढ़ेगी, तो ये इन्वर्स प्रपोर्शन। एक्स वाले में हमेशा एरो ऊपर। अब देखें जहाँ से एरो स्टार्ट हो रहा है पहले, जहाँ एरो ख़त्म हो रहा है बाद में, जहाँ से एरो स्टार्ट हो रहा है पहले, जहाँ एरो ख़त्म हो रहा है वो बाद में। अब इसके साथ ये 14 यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखें 2 2 4, 2 7 14, 2 1 2, 2 4 8, 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28। तो अब हमें मैन जो दरकार है वो 28। अगर 28 आदमी होंगे तो वो 4 दिनों में काम को कंप्लीट कर देंगे। अब हम इसका देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, पहले इसको हम बुक में से रीड कर लेते हैं। A fort had enough food for 60 soldiers for 40 days, के एक किले में फौजियों की खुराक मौजूद है 40 दिनों के लिए, यानी फौजी हैं उसके अंदर 60। हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट इफ़ 30 मोर सोल्जर ज्वाइन आफ्टर 16 डेज, के 16 दिनों बाद अगर
30 सिपाही मज़ीद आ जाते हैं। तो अब हमने फाइंड करना है कि कितने अरसे तक खुराक काफ़ी होगी। तो देखें, पहले सवाल में बताया गया कि जो नंबर ऑफ़ सोल्जर्स हैं वो हैं 60, फिर 30 और है, और नंबर ऑफ़ डेज़ जो पहले बताए गए हैं वो हैं 40। ठीक है, 60 सोल्जर थे तो 40 डेज़ की खुराक उनको काफ़ी थी। 16 डेज़ गुजर गए। ठीक है, 16 दिनों बाद 30 और आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर कम हो रहे हैं, 16 दिन गुजर गए, यानी 40 में से जब 16 दिन गुजर जाएंगे बाकी 24 दिन बचेंगे। और यहाँ पर देखें कि सोल्जर्स बढ़ रहे हैं, पहले 60 थे, फिर कितने हो रहे हैं, 30 ऐड होने के बाद 90। इधर इजाफा हो रहा है जबकि इधर कमी हो रही है, नफ़ी हो रहा है ना। तो जहाँ से एरो स्टार्ट होता है वो पहले, ये देखें, ये एक्स वाला एरो ऊपर, ये डायरेक्ट प्रपोर्शन और ये इनवर्स प्रपोर्शन, क्योंकि यहाँ पर बढ़ रहे हैं और यहाँ पर कम हो रहे हैं। तो एक चीज़ बढ़ रही है तो चीज़ कम हो रही है। अगर दोनों बढ़ें या दोनों कम हो फिर होता है तनासुब रास, ये दोनों एरो ऊपर। तो ये आप लगाएं या ना लगाएं, मैंने ये इसलिए लगाया ताकि आपको समझ आ जाए। और ये भी ठीक है। अब यहाँ पर x और इधर लिख सकते हैं 24, इधर 60 और 90। अब देखो, जहाँ से एरो स्टार्ट हो रहा है वो पहले, जहाँ एरो ख़त्म हो रहा है वो बाद में, जहाँ से एरो स्टार्ट हो रहा है पहले, जहाँ एरो ख़त्म हो रहा है वो बाद में। अब देखें कि ये यहाँ पर 24 x के नीचे डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके इक्वल के ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 60/90 के साथ। अब देखें कि ये अगर हम 0 से पहले कट कर देते हैं 0, फिर देखें कि 3 के टेबल पर कट करते हैं, 3 2 ज़ार 6, 3 3 ज़ार 9। अब 3 1 ज़ार 3, 3 8 ज़ार 24, 2 8 ज़ार 16। तो हमारे पास आंसर आता है 16 डेज़। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, अब देखें यहाँ पर कि 16 दिन अपन के, जबकि अगर ये सोल्जर इंक्रीज़ ना होते तो 14 डेज़ तक ये खुराक काफ़ी थी। अब सोल्जर्स इंक्रीज़ हो गए तो 16 दिन गुजर चुके थे, तो बाकी 24 दिन रहते थे ना, लेकिन सोल्जर ज़्यादा होने की वजह से अब वो खुराक 16 डेज़ में एंड होगी, यानी जल्दी ख़त्म होगी उस 30 सोल्जर्स के मज़ीद आने से। अब हम देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, अहमद ट्रेवल्ड 300 किलोमीटर इन 5 आवर्स के। अहमद सफ़र करता है 300 किलोमीटर का 5 घंटों में। फाइंड द यूनिट रेट इन किलोमीटर पर आवर। तो हम ये फाइंड करेंगे कि किलोमीटर पर आवर में, यानी कि 1 घंटे में कितने किलोमीटर का फासला तय करता है। तो डिस्टेंस लिख देंगे 300 किलोमीटर, टाइम लिख देंगे 5 आवर्स, स्पीड इन किलोमीटर पर आवर यूनिट रेट के साथ फाइंड करना है। सवाल में हमसे यही पूछा गया, तो स्पीड का फार्मूला लगाएंगे, वो है डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस था 300 और टाइम है 5, 5 6 ज़ार 30, 0 पर 60 किलोमीटर पर आवर से उसने सफ़र किया। अब हम देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में अगर हम बुक में से इसको जल्दी रीड कर लें, तो क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, एन इंटरनेशनल फ़ोन कॉल कॉस्ट इज़ ₹10 फॉर 4 मिनट्स। कि एक इंटरनेशनल, एक बैनुल-अक़वामी, यानी कि अगर हम बाहर किसी मुल्क में बात कर रहे हैं फ़ोन पर, तो वो 10 रुपये चार्ज हो रहे हैं हमें 4 मिनट के। तो हमने ये फाइंड करना है, फाइंड यूनिट रेट इन रुपीज़ पर मिनट के, हमें 1 मिनट के कितने पैसे चार्ज हो रहे हैं, क्योंकि ये जो उन्होंने सवाल में बताया 10 रुपये 4 मिनट के। तो पहले हम लिख देते हैं कॉस्ट ऑफ 4 मिनट्स, तो वो है ₹10। कॉस्ट ऑफ पर मिनट ये हमने फाइंड करना है। तो कॉस्ट ऑफ पर मिनट फाइंड करने के लिए टोटल कॉस्ट ओवर टोटल टाइम, तो टोटल कॉस्ट है वो है 10 और टाइम है 4। तो इसको हम पहले कट कर लेते हैं, 2 2 ज़ार 4, 2 5 ज़ार 10। अब 5 अंदर रखेंगे, 2 पर डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़ार 4, 4 में से 4 मैंने सब 1, पॉइंट लगा के 0 का इजाफा, 2 5 ज़ार 10, तो आता है हमारे पास 2.5 RS पर मिनट। तो 1 मिनट के चार्ज हो रहे हैं 2.5 रुपीज़। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 को हम बुक में से जल्दी रीड कर लेते हैं, क्योंकि सवाल की समझ आएगी तो फिर हम उसको अच्छे से हल कर सकते हैं, और ऐसा सवाल याद भी रहता है वरना भूल जाता है। हसन रीड्स 18 पेजेस इन 9 मिनट्स। के हसन रीड करता है, पढ़ता है 18 सफ़ों को 9 मिनट्स में। फाइंड द यूनिट रेट इन पेज पर मिनट, कि वो 1 मिनट में कितने पेजेस रीड कर रहा है। तो चलें ये हम देख लेते हैं।
तो ये हम देख लेते हैं टोटल पेजेस, ये हैं 18, टोटल टाइम वो ले रहा है 9 मिनट्स रीडिंग पेज पर मिनट। तो रीडिंग पेज पर मिनट फाइंड करने के लिए टोटल पेजेस ओवर टोटल टाइम, टोटल पेजेस 18 हैं और टाइम है 9 मिनट्स का। तो 9 के टेबल पढ़ते हैं, 9 1 9, 9 2 18, तो 2 पेजेस पढ़ रहा है पर मिनट, 1 मिनट में। अब हम देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, A car consumes 10 liters of fuel for a distance of 260 किलोमीटर। कि एक कार कंज्यूम कर रही है, यानी कि एक कार खर्च कर रही है 10 लीटर फ्यूल, 10 लीटर पेट्रोल, और फासला तय कर रही है 260 किलोमीटर का, यानी 10 लीटर में 260 किलोमीटर फासला तय करिए। फाइंड द यूनिट रेट इन किलोमीटर पर लीटर। कि हमने ये फाइंड करना है कि कितने किलोमीटर वो 1 लीटर में तय कर रही है। तो चलें इसको भी हम देख लेते हैं। टोटल डिस्टेंस है 260 किलोमीटर, कंज्यूम्स फ्यूल 10 लीटर्स, फाइंड द डिस्टेंस इन 1 लीटर। तो डिस्टेंस इन 1 लीटर फाइंड करने के लिए टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल फ्यूल। तो देखें अगर हम यहाँ पर 0 से 0 को कट कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 26, क्योंकि नीचे 1 होता है, ठीक है, हर रकम के नीचे 1 होता है लेकिन लिखते नहीं। तो 26 किलोमीटर वो 1 लीटर में तय करिए, ठीक है, 24 किलोमीटर पर लीटर। अब हम देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, पहले हम इसको बुक में से रीड कर लेते हैं जल्दी जल्दी। A car travels 600 किलोमीटर इन 10 आवर्स ऑन मंडे। कि एक कार ने सफ़र तय किया 600 किलोमीटर का 10 घंटों में ऑन मंडे सोमवार को, एंड 200 किलोमीटर इन 3 आवर्स ऑन ट्यूसडे, और मंगल को उसने 200 किलोमीटर का फासला तय किया 3 घंटों में। व्हाट विल बी द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। हमने एवरेज निकालनी है कि किस औसत के साथ, किस एवरेज के साथ उसने सफ़र तय किया। तो देखें इसके लिए हम पहले लिख देंगे कार ट्रेवल्स ऑन मंडे 600 किलोमीटर, कार ट्रेवल्स ऑन ट्यूसडे 200 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस पहले हम फाइंड कर लेंगे, तो 600 में ऐड कर देंगे 200 को, क्योंकि दोनों के यूनिट सेम है। तो 600 में जब 200 ऐड होगा तो 800 किलोमीटर उसने मंडे और ट्यूसडे को तय किया। उसके बाद टाइम ऑफ 600 किलोमीटर को है 10 आवर्स, टाइम ऑफ 200 किलोमीटर को है 3 आवर्स। तो टोटल टाइम आप फाइंड कर लेंगे। 10 घंटे उसने लगाए जब 600 किलोमीटर का फासला तय किया, और 3 घंटे लगाए जब उसने 200 किलोमीटर का फासला तय किया। तो दोनों टाइम को ऐड कर लेंगे तो ये बन जाता है 13 आवर्स। अब एवरेज स्पीड हमने फाइंड करनी है, उसके लिए फार्मूला है टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस था हमारे पास 800 ओवर, ठीक है, ये नहीं है कुछ भी, ओवर ये है टोटल टाइम यानी 13 आवर्स। अब हम इसको कर लेते हैं डिवाइड। तो देखें कि 800 को हम अंदर रखेंगे, 13 पर डिवाइड करेंगे। 13 का टेबल पर 6 तक पढ़ेंगे, जो 80 है या 80 से कम तो होता है 78, बाकी 2, ये वाला 0 नीचे, तो ये बन जाएगा 20। अब 13 का टेबल 1 तक पढ़ते हैं तो 13 आता है, इधर कैरी लेंगे 10, 10 में से 3 जाएगा, बाकी 7 छोटा है, 13 बड़ा है, पॉइंट लगा के 0 का इजाफा करेंगे। अब 13 का टेबल 5 तक पढ़ेंगे तो 65, 70 में से जब 65 को माइनस करेंगे तो बाकी 5 छोटा है, 13 बड़ा है, पॉइंट लगा हुआ है, 0 का इजाफा कर सकते हैं। तो 13 का टेबल अब हम 3 तक पढ़ेंगे तो यह आ जाएगा 39, क्योंकि 4 से पढ़ते हैं तो ये ज़्यादा हो जाता है। तो 50 में से जब 39 को करेंगे माइनस तो यह आता है 11 छोटा है, 13 से पॉइंट लगा हुआ है, 0 का इजाफा कर सकते हैं। 13 का टेबल 8 तक पढ़ते हैं तो 104 आता है, तो 10 में से 4 गए 6, इधर 0, क्योंकि इससे हमने लिया था कैरी, बात खत्म। तो हमारे पास यहाँ पर आ रहा है 61.538। तो 8 चूँकि 5 से बड़ा है तो हम इसको राउंड ऑफ करके इस 3 में 1 को ऐड कर सकते हैं। तो ये आंसर हमारा बन जाएगा 61.54 किलोमीटर पर आवर। तो ये उसकी एवरेज स्पीड है। अब हम देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर
20। तो इसको बुक में से हम रीड नहीं करते क्योंकि ये आसान सा सवाल है कि एक चीज़ की कॉस्ट प्राइस है, कीमत ख़रीद है वो है 3000 और सेलिंग प्राइस है उसकी 5000, यानी कि 3000 उसकी कीमत ख़रीद कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस 5000। हमने प्रॉफिट परसेंटेज में फाइंड करना है। तो पहले हमें इसका सिर्फ प्रॉफिट फाइंड करना है, फिर हमें प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट का फार्मूला है सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेल प्राइस है 5000, कॉस्ट प्राइस है 3000। 5000 में से 3000 को माइनस करेंगे तो 2000 इसका प्रॉफिट है। अब हम प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला लगाएंगे, प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। अब देखें जो हमारे पास इसका मुनाफा आया वो है 2000 और कीमत खरीद कॉस्ट प्राइस उसकी वो है 3000 मल्टीप्लाई बाय 100। मैंने कहा जब परसेंटेज में आंसर चाहिए हो तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, परसेंटेज को ख़त्म करना हो तो 100 से डिवाइड कर देते हैं, 100 पर डिवाइड कर देते हैं। तो देखें ये अगर हम यहाँ पर 2 0 से इन 2 0 को कट कर दें, उसके बाद इस 1 0 से 1 0 को कट कर दें तो ऊपर बचता है 200 और नीचे 3, तो 200 ओवर 3। तो 200 को अगर अंदर रखें 3 6 18, ये जो 20 है 20 में से 18 माइनस होगा 2, ये 0 नीचे 3 6 18, 20 में से 18 माइनस होगा 2, पॉइंट लगा के 0 पे इजाफा 3 6 18, फिर 2 पॉइंट लगा हुआ 0 पे इजाफा कर सकते हैं 3 6 18। तो ये इसी तरह आएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं कि पॉइंट के बाद 6 6, तो 6 5 से बड़ा इसका 1 इसमें पिछले नंबर में 1 को ऐड कर सकते हैं राउंड ऑफ करने के लिए। तो 66.7% उसका मुनाफा है। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। तो ये भी ऐसे ही है जैसे अभी हमने सवाल किया, बस उसमें प्रॉफिट था, इसके अंदर लॉस है। तो कॉस्ट प्राइस है 15 लाख कि एक कार उसने खरीदी 15 लाख में और सेलिंग प्राइस है 12 लाख, और लॉस उसे कितने परसेंटेज में हुआ है। तो पहले हम कर लेंगे लॉस को फाइंड। तो लॉस का फार्मूला कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस, क्योंकि लॉस में कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो जाती है और सेलिंग प्राइस कम, जबकि प्रॉफिट में सेलिंग प्राइस बड़ी होती है, माइनस करते हैं कॉस्ट प्राइस को, कॉस्ट प्राइस थोड़ी होती है। तो कॉस्ट प्राइस है 15 लाख, सेल प्राइस है 12 लाख, इनमें जब नफ़ी करेंगे इनको तो उसका लॉस नेट लॉस आ जाएगा कि उसको लॉस हुआ 3 लाख का। अब लॉस परसेंट फाइंड करने के लिए लॉस ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, तो लॉस हुआ 3 लाख, कॉस्ट प्राइस थी 15 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। तो पहले तो हम ये करते हैं कि ये 50 लाख के, ये भी 50 लाख के, ये आपस में कट हो गए, 3 1 जार 3, 3 5 जार 15। अब 1 को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा, नीचे क्या बचेगा 5, ठीक है, ये 5 है। अब हम 100 5 2 जार 10, 5 1 जार 5, 5 2 जार 10 0, तो उसको 20% लॉस हुआ है। तो अब हम देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है कि एक चीज़ की जो डिस्काउंट प्राइस है वो है 500 और सेलिंग प्राइस उसी चीज़ की है 4000। तो मार्क प्राइस के उस चीज़ पर जो दर्ज थी कीमत वो कितनी है। तो देखें मार्क प्राइस इज इक्वल टू डिस्काउंट प्लस सेलिंग प्राइस। आप सेलिंग प्राइस को पहले भी लिख सकते हैं क्योंकि इसमें क्या आ रहा है प्लस, जब प्लस आ रहा हो तो 2 + 3 करें या 3 + 2 करें, आंसर एक ही। तो आप इसको पहले भी लिख सकते हैं बाद में भी, लेकिन जब नफ़ी आ रहा हो उस वक्त ख्याल करना जो फार्मूला जैसे हो वैसे का वैसे ही लिखना है। तो देखें डिस्काउंट जो रियायत हुई थी वो थी 500 की, ठीक है, और जो उसकी कीमत फ़रोख्त थी वो थी 4000। तो दर्जशुदा कीमत निकालने के लिए अगर हम ये रियायत को और जो उसकी कीमत फ़रोख्त है उसको ऐड कर लें, ठीक है, सेलिंग प्राइस को और डिस्काउंट को ऐड कर लें, तो ये उसकी दर्जशुदा कीमत थी जिस पर उसने 500 रुपये दुकानदार ने डिस्काउंट किया, तो वो 4000 में फ़रोख्त हुई। तो हमारा आंसर है 4500। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। इसको बुक में से रीड कर लेते हैं आप, क्योंकि इसमें है कि अदील अर्न्स RS 1 लाख मंथली, कि अदील कमाता है 1 लाख महीने का। फाइंड द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स ऑन हिज इनकम, ठीक है। तो यहाँ हमने जो पहले ये सवाल किए थे एक्सरसाइज में, वहाँ पर एनुअल इनकम थी, तो इसमें क्या है मंथली इनकम। तो देखें कि मंथली इनकम है उसकी 1 लाख और एनुअल इनकम निकालने के लिए, क्योंकि साल में 12 महीने होते हैं, ठीक है, 1 ईयर में 12 मंथ्स हैं, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसकी 1 साल की इनकम आ जाएगी हमारे पास, वो है 12 लाख। अब देखें जो बुक में हमें टेबल दिया गया है उसमें 6 लाख से अगर कोई
अर्निंग करता है टू कहाँ तक 12 लाख तक, तो उसमें एक्सेम्प्टेड अमाउंट है 6 लाख और इसके ऊपर इनकम टैक्स का रेट है शरह है 2.5%। ठीक है, ये मैंने जब एक्सरसाइज हमने सॉल्व की थी उस वक्त मैंने वो टेबल दिखाया था। मैं आपको पेज नंबर बता देता हूँ, उसका फर्स्ट है ये 58 पेज पर। तो देखें इसको हल कैसे करना है। पहले हम लिख लेंगे उसकी टोटल इनकम, उसके बाद एक्सेम्प्टेड अमाउंट जिस पर टैक्स नहीं है, एक्सेम्प्टेड अमाउंट यानी इस्तिस्ना वाली रकम जिस पर टैक्स की छूट है। रेट ऑफ इनकम टैक्स वो है 2.5%। अब इनकम टैक्स हमने फाइंड करना है। तो देखिए पहले हम फाइंड करेंगे टैक्सेबल इनकम के उसकी इनकम जिस पर टैक्स लागू हो सकता है वो कितनी है। तो उसका फार्मूला लिखेंगे ग्रॉस इनकम, यानी उसकी जो मजमूई आमदनी है, कुल आमदनी है, वो माइनस कर देंगे एक्सेम्प्टेड अमाउंट को 6 लाख को जिस पर टैक्स लागू नहीं होता। 12 लाख में से 6 लाख को माइनस करेंगे तो बाकी 6 लाख हो जाएगा। इनकम टैक्स अब हम फाइंड करेंगे क्योंकि ये हमने टैक्सेबल इनकम हासिल कर ली, तो 6 लाख को ज़रब कर देंगे 2.5% से। तो देखें ये पॉइंट का 1 की जगह 0% का ये 100। अब ये 3 0 हैं तो इधर 3 0 से ये कट हो जाएंगे, बाकी यहाँ बचेगा 600 मल्टीप्लाई बाय 25। तो 600 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 25 से तो आंसर आएगा 15,000। तो उस पर टैक्स है 12 लाख पर 15,000। अब हम देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 है, इसको ये आसान है, बुक में से इसको हम रीड नहीं करते कि अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स, कि एक शख्स ने प्रॉपर्टी पर टैक्स अदा किया 10,000। रेट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स इस सवाल में बता दिया गया 2% के हिसाब से, यानी कि जो उसने ये टैक्स अदा किया उसकी शरह थी 2%। वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी, हमने उस प्रॉपर्टी की टोटल मालियत मालूम करनी है कि प्रॉपर्टी कितने की थी जिस पर उसने 10,000 का टैक्स अदा किया। तो देखिए वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी फाइंड करने के लिए, क्योंकि हमें कुल रकम अभी नहीं मालूम, ये मालूम करनी है, तो अब हम डिवाइड लगाएंगे। अगर हमने प्रॉपर्टी टैक्स फाइंड करना होता तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई का साइन लगाते। तो पहले लिख लेंगे अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स डिवाइड रेट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स। अगर आप यहाँ पर इसकी स्टेटमेंट लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ये और ये वाली स्टेटमेंट आएगी। ठीक है, पहली और दूसरी। अब देखें कि ये 2% का 100 आ जाएगा नीचे। आप डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करेंगे, 100 ऊपर 2 नीचे, ये हो जाएंगे उलट। तो अब देखें कि अगर हम 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, इनको काटते हैं तो 1 2 3, 1 2 3 0 पर। अब ये 5,000 जब 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 1 ज़ा 5, 3 0 इसके 2 इसके, ये 5 0 यानी 5 लाख। तो उसकी प्रॉपर्टी की कीमत 5 लाख थी जिस पर उसने 10,000 टैक्स अदा किया। अब हम देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 में है कि एक वॉशिंग मशीन की कीमत है 80,000 और रेट ऑफ GST यानी कि जो उस पर जनरल सेल्स टैक्स है वो है 17%। हमने ये फाइंड करना है कि टोटल प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन कि हमें ये टैक्स पे करने के बाद फिर वो 80,000 की वॉशिंग मशीन कितने की हासिल होगी। तो देखें अमाउंट ऑफ GST, यहाँ क्या है रेट ऑफ GST यानी कि जो टैक्स की शरह है वो है 17%। अब हम इसी शरह से इसका अमाउंट हम फाइंड करेंगे। तो 80,000 मल्टीप्लाई बाय ये 17% का 100 नीचे, तो 2 0 से ये 2 0 कट हो जाएंगे। तो 800 को 17 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आता है 13,600। तो हमने ये टैक्स भी पे करना है और वॉशिंग मशीन की कीमत भी जो कि 80,000 है। तो टोटल प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन 80,000 में ऐड कर देंगे अमाउंट ऑफ GST, तो ये बनता है 93,600। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। अब हम इसका देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 है कि टोटल अमाउंट वो है 2 लाख। ठीक है, टोटल अमाउंट है 2 लाख और रेट ऑफ ज़कात है 2.5%। ये तो तय है ना कुरान मजीद के मुताबिक, कुरान सुन्नत के मुताबिक 2.5% ज़कात की शरह तय है। अमाउंट ऑफ ज़कात हमने फाइंड करनी है। तो अमाउंट ऑफ ज़कात इक्वल है 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 2.5%, क्योंकि अभी हमने ज़कात की रकम फाइंड करनी है। अगर ज़कात की रकम दी गई होती और टोटल रकम फाइंड करनी होती फिर डिवाइड यहाँ पर लगता है डिवाइड का साइन। तो देखें 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 2.5%, तो ये पॉइंट का 1 5 का 0 इधर से पॉइंट ख़त्म, परसेंट का 100 नीचे, ये 2 और एक 3 0, इन 3 0 से कट, ऊपर बचेगा 200 मल्टीप्लाई बाय 25।
तो जब हम 200 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5000 आंसर है। तो 5000 2 लाख पर 5000 ज़कात है। अब हम देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 को अगर हम बुक में से रीड कर लें पहले, तो ये है शहबार हैज़ 2 क्रॉप्स ऑफ वर्थ Rs 5 lakhs and Rs 8 lakhs respectively irrigated by artificial resources. फाइंड द अमाउंट ऑफ उशर। के शहवार के पास 2 फसलों की कीमत जो है वो, एक की फसल कीमत है 5 लाख, एक की कीमत है 8 लाख बिल तरतीब, ठीक है। और उसने अपनी फसल को सैराब किया था आर्टिफिशियल रिसोर्सेज, और हमने उस पर उशर फाइंड करना है, ठीक है। तो उशर फाइंड करते हैं। पहले जो 2 क्रॉप्स हैं उनको ऐड कर लेते हैं उनकी बर्थ को। तो 5 lakhs प्लस कर देंगे 8 lakhs, तो ये आ जाएगा 13 lakhs। और रेट ऑफ उशर चूँकि आर्टिफिशियल रिसोर्स से उसने फसल को सैराब किया तो 5%। अमाउंट ऑफ उशर हमने फाइंड करना है। अमाउंट ऑफ उशर लिखेंगे यहाँ पर टोटल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 5%। तो परसेंट का 100 आ जाएगा नीचे, यहाँ 2 0 से 2 0 कट, तो 13,000 मल्टीप्लाई बाय 5, 500 500 500 5 3 15, 5 लगा 1 कैरी, 5 1 5 प्लस 1 6, तो 65,000 उसने उशर अदा करना है 13 lakhs की फसल पर। अब हम देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 है हमारे पास द प्राइस ऑफ द पैकेट ऑफ रस्क। तो एक खस्ता करारे पापों का पैकेट है 270 रुपीज़ का। अमाउंट ऑफ वैल्यू एडिड टैक्स, जो उस पर टैक्स लगा VAT भी कहते हैं इसको, वैल्यू एडिड टैक्स भी कहते हैं, और बुक में बताया गया GST या जनरल सेल्स टैक्स और VAT ये पाकिस्तान में एक ही माने जाते हैं। तो उस पर जो टैक्स है वो उसने अदा किया, रुपीज़ में दिया गया 80। हमने ये फाइंड करना है कि रेट ऑफ वैल्यू एडिड टैक्स की जो उसने टैक्स अदा किया है वो कितनी शरह से अदा किया। तो रेट ऑफ वैल्यू एडिड टैक्स फाइंड करने के लिए अमाउंट ऑफ वैल्यू एडिड टैक्स ओवर टोटल अमाउंट ऑफ पैकेट्स मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि परसेंटेज में आंसर चाहिए तो हमें मल्टीप्लाई 100 लगाना पड़ेगा। तो ये इसका फार्मूला है। तो वैल्यू एडिड टैक्स है 80 और पैकेट की अमाउंट है 270 मल्टीप्लाई बाय 100। अब देखें कि अगर हम 1 0 से इस 1 0 को कट कर देते हैं तो ये 80 और ये 10, 8 1 8, 1 0 इसका 1 0 इसका, ये बन जाएगा 800, नीचे बच जाएगा 27। तो इसको हम कर देंगे डिवाइड, 27 को 2 तक रीड करेंगे, 80 से कम है तो आता है 54, 10 में से 4 माइनस होगा तो 6, इधर बचेगा 7, 7 में से 5 माइनस होगा 2, तो ये वाला 0 नीचे, 27 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 243 आता है, 10 में से 3 माइनस होगा तो 7, इधर बचेगा 5, 5 में से 4 माइनस होगा तो 1, पॉइंट लगा के 0 का इजाफा करेंगे, 27 का टेबल 6 तक पढ़ेंगे तो आएगा 162। तो देखें 29.6 है, 5 से बड़ा है ये 6, तो इसका हम 1 इसमें ऐड कर सकते हैं। तो जब 9 में 1 ऐड होगा ये बन जाएगा 10, 10 का इधर 0 लगेगा, इधर करें तो ये बन जाएगा 30। तो 29.6% को हम राउंड ऑफ करें तो वो बन जाता है 30%। इसके साथ ही हमारे ये सवाल ख़त्म हो गए 28। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 को। तो ये आसान है क्वेश्चन नंबर 29, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल नंबर्स। तो देखें इसका फर्स्ट पार्ट है 53, तो हम टेकिंग स्क्वायर लिखेंगे। टेकिंग स्क्वायर लिखने के बाद इसके ऊपर ले लेंगे स्क्वायर। तो स्क्वायर का मतलब है बेस को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो 53 को 53 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 2809। इसका जो दूसरा पार्ट है वो है 69, इसका टेकिंग स्क्वायर लेंगे, 69 के ऊपर स्क्वायर लगाएंगे, 69 को 69 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आता है 4761। फिर है इसका क्वेश्चन नंबर 29 का थर्ड पार्ट 288, टेकिंग स्क्वायर, इसका स्क्वायर लेंगे, इसी को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर हासिल करने के लिए तो आंसर आता है 82944। उसके बाद हम 500 का स्क्वायर फाइंड करेंगे। तो 500 का स्क्वायर लेंगे, उसके बाद 500 को 500 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25, 2 0 इसके 2 इसके 4, तो 4 0 लगा देंगे। तो ये इसका आंसर है। अब हम देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है चेक वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर्स और नॉट। तो हमने इसमें ये फाइंड करना है
कि इनमें से कौन से नंबर परफेक्ट स्क्वायर हैं और कौन से नहीं हैं। तो वो चेक करने के लिए हम इसकी 441 की तज़्ज़ी या फैक्टराइजेशन करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे। तो ये है 441, इनको पहले ऐड कर लें। 4 + 4 8, 8 + 1 9, तो ये 9 3 के टेबल पे जा सकता है, इसलिए हम इसको 3 पर कर सकते हैं, क्योंकि एंड में 1 है तो इसको 2 के टेबल पे तो कर ही नहीं सकते। तो 3 1 ज़ार 3, 1 कैरी, 3 4 ज़ार 12, ये 14 है, 2 कैरी, 3 7 ज़ार 21, 3 4 ज़ार 12, 2 कैरी, 3 9 ज़ार 27, 7 7 ज़ार 49, 7 1 ज़ार 7। तो देखिए हमने इसको चेक किया कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। अगर इनमें जो नंबर्स आ रहे हैं उनके पेयर बनते हैं, जैसे 3 3 के साथ, 7 7 के साथ, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। अगर कोई नंबर इस तरह से है जिसका पेयर ना हो तो फिर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। सो 441 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। अब हम देख लेते हैं इसका पार्ट 2, तो वो है 572। तो 572 एंड में 2 आ रहा है तो हम इसको 2 पर डिवाइड कर सकते हैं। 2 2 ज़ार 4, 1 कैरी, 2 8 ज़ार 16, 1 कैरी, 2 6 ज़ार 12, 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8, 2 3 ज़ार 6। अब ये 11 1 ज़ार 11, ये 14 है, तो 3 कैरी, 11 3 ज़ार 33, 13 1 ज़ार 13। ये तो पेयर बन सकता है पर इनके पेयर नहीं बन सकते, तो हम लिख सकते हैं सो 572 इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अब हम देख लेते हैं इसका पार्ट 3। तो पार्ट 3 है हमारे पास 425। 425 की यहाँ पर तज़्ज़ी की है। 5 8 ज़ार 40, 2 कैरी, 5 5 ज़ार 25, 5 1 ज़ार 5, 3 कैरी, 5 7 ज़ार 35, 17 1 ज़ार 17। सो 425 इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि इसमें 17 का पेयर नहीं है। अब हम देख लेते हैं इसका लास्ट पार्ट, तो वो है 3025। इसको हम यहाँ पर पहले हल कर लेते हैं। 5 6 ज़ार 30, 5 5 ज़ार 25, ठीक है। तो इसने कैरी नहीं दिया किसी ने भी, किसी को हमने किस पर इसको हल किया देखें, 30 एंड 25। तो 5 6 ज़ार 30, 5 5 ज़ार 25, तो ये क्या है 65 को हमने 5 से मल्टीप्लाई करना है कि ये आता है हमारे पास 3025। 65 और ये 5 5 ज़ार 25, 5 लगा 2 कैरी, 5 6 ज़ार 30 + 2 32, तो ये तो आ रहा है 325, जबकि हमारे पास सवाल में क्या है 3025, तो बीच में 0 का इजाफा होगा। और जब कैरी कोई ना दे, 3 रकमें हो या 4 जो पूरी हल हो जाए, कैरी ना दें, तो उनके बीच में 0 का इजाफा होता है। वरना आप इनको इस तरह वेरिफिकेशन इनकी कर सकते हैं कि हमने जिन रकमों पर इनको काटा है वो रकम आती है या नहीं, उसी से उसको मल्टीप्लाई करके देख लें। तो चलें इसमें 0 का इजाफा होगा। उसके बाद देखें 5 1 ज़ार 5, 1 कैरी, 5 2 ज़ार 10, 5 1 ज़ार 5, 11 1 ज़ार 11, 1 कैरी, 11 1 ज़ार 11, 11 1 ज़ार 11। तो इसमें पेयर बन रहे हैं, 5 का भी है पेयर और 11 का भी, तो हम लिख सकते हैं सो 3025 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर या परफेक्ट स्क्वायर। तो ये एक मुकम्मल मुरब्बा है। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31 जी। तो क्वेश्चन नंबर 31 है हमारे पास, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी तज्ज़ी के अमल से हमने इनको हल करना है। तो पहला सवाल है 169। तो 169 टेकिंग स्क्वायर रूट, तो 169 पर स्क्वायर रूट ले लेंगे। अब देखें 169 ये सिर्फ 13 के टेबल पर जाता है। 13 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 13, 3 करिए, 13 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 39, और फिर 13 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13। तो 13 आ गया, 13 को 13 से अगर मल्टीप्लाई करें तो 169 आता है। और अब ये बेस 2 बार है तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी 2, और ये स्क्वायर रूट की वैल्यू है 1/2। तो उसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेंगे, रेडिकल फॉर्म से हटा के। तो 1/2 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 से कट जाएगा, बाकी 13 इसका स्क्वायर रूट आंसर है। उसके बाद इसका दूसरा पार्ट है 289। तो 289 सिर्फ 17 पर जाता है, टेकिंग स्क्वायर रूट लिखेंगे, 289 पर स्क्वायर रूट लगाएंगे। उसके बाद इसकी तज़्ज़ी कर लेंगे, तज़्ज़ी का मतलब इसको तोड़ना। तो 17 को 17 से मल्टीप्लाई करें तो 289 आता है। अब ये 2 बार है इसका स्क्वायर, और ये रेडिकल फॉर्म में है तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेंगे। अब ये पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये कट हो जाएगा, 2 1 ज़ार 2, तो 17 इसका स्क्वायर रूट में आंसर है 289 का। अब हम देख लेते हैं इसका थर्ड पार्ट, तो है 49/625। तो टेकिंग स्क्वायर रूट लिखेंगे, 49/625 का स्क्वायर रूट लगा देंगे होल पर। अब 49 को अगर हम इसकी तज़्ज़ी करते हैं तो 7 7 ज़ार 49, और 625 की तज़्ज़ी मैंने यहाँ पर कर दिया है। वीडियो लेंथी हो गई है बहुत, तो इसलिए ये मैंने इसकी तज़्ज़ी की हुई है, आप इसको चेक कर लें। उसके बाद 5 5 5 5, ये 4 दफ़ा 5 है तो 5 5 ये स्क्वायर पर, इस 5 5 को बनाएंगे तो इसका स्क्वायर, और ये रेडिकल को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेंगे, कुव्वत नमी शक्ल में।
अब ये होल के साथ 1/2 है तो इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसकी पावर के साथ भी मल्टीप्लाई, इसकी पावर के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखें ये 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, तो ये आता है 7, ये 5 और ये 5। 7 में से 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आएगा। 7/25 आंसर है। अब हम देख लेते हैं इसका 4 पार्ट, तो वो है 3025 टेकिंग स्क्वायर रूट, तो इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। अब इसकी तस्दीक यहाँ पर की हुई है, अभी हमने पिछले सवाल में भी इसको किया था हल। उसके बाद 5 2 बार है इसका स्क्वायर, 11 2 बार है इसका स्क्वायर। उसके बाद ये जो स्क्वायर रूट है ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ जाएगा, इसको इसके साथ अलग लिख देंगे, इसके साथ अलग। अब ये पावर्स ऊपर नीचे 2 कट जाएंगे, ये भी कट जाएंगे। 5 और 11, 5 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 55 इसका आंसर है। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32। तो क्वेश्चन नंबर 32 है हमारे पास, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय डिवीजन मेथड, कि हमने तकसीम के अमल से स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो पहला सवाल है हमारे पास 361, तो हम यहाँ लिखेंगे बाय डिवीजन मेथड 361 बंदा लिखेंगे। अब इसके हम राइट टू लेफ्ट बना देंगे पेयर, तो ये तो 61 का पेयर बन गया, इसका पेयर नहीं है, तो 1 1 ज़ार 1, 2 2 ज़ार 4, 4 3 से बड़ा हो जाएगा, 2 नहीं लिखेंगे, इसलिए 1 के टेबल पे 1 1 ज़ार 1, 3 में से 1 माइनस होगा तो 2। अब जिनको हमने मल्टीप्लाई किया था उनको ऐड कर देंगे, 1 + 1 2। अब 2 के साथ जिस रकम का इजाफा करेंगे या जिस नंबर का इजाफा करेंगे उसी के साथ उसको ज़रब भी करेंगे, मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो लास्ट में 1 आ रहा है, तो 1 सिर्फ अगर हम 9 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो लास्ट में 1 आता है, तो हमने यहाँ पर इसके साथ 9 का इजाफा भी करना है और 9 से मल्टीप्लाई भी। 9 9 ज़ार 81, मन लगा ऐड करें, 9 2 ज़ार 18 + 8 26, तो 9 का इजाफा किया, 9 से मल्टीप्लाई किया तो यह आता है 261, तो आंसर है हमारे पास 19। तो 361 का स्क्वायर रूट है 19। अब इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं, वह 729 बाय डिवीजन मेथड। 729 अगर हम इसके पेयर बनाएं तो ये 2 9 का पेयर बन गया, 7 अकेला। अब 2 2 ज़ार 4 करेंगे, क्योंकि 3 3 ज़ार 9 करें तो वो 7 से बड़ा हो जाता है, तो 2 2 ज़ार 4, 7 में से 4 माइनस करेंगे तो बाकी 3, और ये जो 29 का पेयर है ये नीचे उधर आएगा। 2 + 2 4, और 4 के साथ हमने जिस रकम का इजाफा करना है उसी से मल्टीप्लाई भी करना है, तो 4 का इजाफा करते हैं क्योंकि एंड में 9 आएगा 3 का है। वैसे अगर हम 3 का इजाफा करें तो 3 3 ज़ार 9, 3 4 ज़ार 12, तो ये रकम नहीं आती, इसलिए नेक्स्ट जो हम नंबर से चेक करेंगे वो है 7, क्योंकि इसी के एंड में आता है 949। तो 7 से मल्टीप्लाई का इजाफा करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आता है 329। तो 729 का स्क्वायर रूट है 27, ये आंसर, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3, तो वो है 100/121। तो इसको अगर हम अलग-अलग हल कर लेते हैं, पहले 100 लिखेंगे, यहाँ से हमने इनके बना लेने हैं पेयर, 1 1 ज़ार 1, ये 2 0 नीचे, 1 और 1 2, 2 के साथ 0 का इजाफा करेंगे, इधर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 आएगा, तो आंसर है 10। तो 100 का स्क्वायर रूट है 10। अब है 121, तो इसका अगर हम पेयर बना लें तो 1 1 ज़ार 1, 1 + 1 2, 2 के साथ 1 का इजाफा करेंगे क्योंकि इधर भी 1 है, 1 का इजाफा करेंगे और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि किसी भी रकम को 1 से मल्टीप्लाई करें तो वही रकम आती है ना, तो यह क्या 21, तो स्क्वायर रूट में आंसर है 11। तो 121 का स्क्वायर रूट है 11। तो ये सवाल था हमारे पास 100/121 का स्क्वायर रूट = 10/11। अब हम देख लेते हैं इसका पार्ट नंबर 4 6.76। तो इसको जब हम हल करेंगे तो पहले हम 6 और 7 इसका हम बना लेंगे पेयर, इसका पेयर नहीं बन सकता, 2 2 ज़ार 4, 6 में से 4 माइनस होगा 2, पॉइंट ऊपर और 7 6 नीचे, 2 + 2 4, 4 के साथ 6 का इजाफा करेंगे और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 276 आएगा, तो आंसर आता है 6.76 का स्क्वायर रूट = 2.6। तो अब हम देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 33। तो क्वेश्चन नंबर 33 है, इसको बुक में से रीड करना पड़ेगा। हुरिया हैज़ अ स्क्वायर शेप्ड मैट विद एन एरिया ऑफ 289 स्क्वायर सेंटीमीटर। के हुरिया के पास एक स्क्वायर शेप्ड मैट है जो उसने कमरे में बिछाना है। स्क्वायर शेप्ड मैट, शी वांट्स टू डेकोरेट द मैट बाय पुटिंग फ्रिंज अराउंड द एज। हाउ मैनी सेंटीमीटर ऑफ फ्रिंज शी नीड्स टू बाय। और उसने उसके किनारों को डेकोरेट करना है, तो उसके लिए हमें उसकी एक लेंथ फाइंड करनी है, फिर हम उसके जो बाकी किनारे हैं उसकी भी सेंटीमीटर में मेजरमेंट कर लेंगे। पहले मैं आपको
समझा देता हूँ यहाँ पर कि उसके पास एक मैट है, ठीक है, यहाँ पर बता देता हूँ एक मैट है, उसका एरिया हमें बता दिया गया 289 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये अंदर का एरिया हमें बता दिया गया है और उसने डेकोरेट करना है उसको किनारों से। तो ये उसके किनारे 1, ये 2, ये 3, ये 4। पहले हम उसकी एक लेंथ फाइंड करेंगे एक साइड की, ठीक है, लंबाई, एक साइड की लंबाई फाइंड कर लेंगे। फिर हम बाकी जो किनारे हैं इनकी भी मेजरमेंट फाइंड कर लेंगे। उसके लिए एक अलग फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो देखें, एरिया ऑफ स्क्वायर शेप्ड मैट वो है 289 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द मैट ये हमने फाइंड करना है। तो इसका फार्मूला है एरिया ऑफ स्क्वायर शेप्ड मैट का, कि जब भी एरिया ऑफ गार्डन हो, एरिया ऑफ हाउस हो, एरिया ऑफ प्लाट हो और वो स्क्वायर शेप में हो, ठीक है, स्क्वायर शेप में, तो उसका मतलब होता है उसकी हर साइड की एक जैसी लेंथ होगी। तो उसके लिए फार्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। तो लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका स्क्वायर बन जाएगा। अब यहाँ पर साइड मल्टीप्लाई साइड भी लिख सकते हैं। उसके बाद देखें कि ये एरिया ऑफ स्क्वायर हमें सवाल में दिया गया वो है 289। तो ये स्क्वायर खत्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लिख देंगे, इधर भी स्क्वायर रूट ले लेंगे, इधर भी। तो 289 का स्क्वायर रूट मैंने यहाँ पर फाइंड किया हुआ है, तो आता है 17 सेंटीमीटर। तो उसकी एक साइड की लेंथ है 17 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमने पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फाइंड करना है। पेरीमीटर का मतलब है अहाता, एरिया का मतलब है रकबा, ठीक है। रकबा होता है हमेशा अंदर, ठीक है, अंदर से, रूम के अंदर से, यानी दीवारें या ईंटों की जो चौड़ाई लंबाई है वो काउंट नहीं होगी, बल्कि अंदर से। और जो पेरीमीटर है यानी अहाता, ये बाहर से किसी चीज़ की अगर हम मेजरमेंट करते हैं, पैमाइश करते हैं, तो ये बाहर वाले जो किनारे हैं उसकी होगी पैमाइश। उसके लिए फार्मूला है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई लेंथ, क्योंकि हमारे पास किनारे कितने हैं 4। तो 4 से जो लेंथ हमने हासिल किया इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 7 28, 8 लगा 2 कैरी, 4 1 4 प्लस 2 68। तो हमारे पास आंसर आता है 68। तो उसके पास मैट के किनारों की जो मेजरमेंट है वो आगे 68 सेंटीमीटर। अब लास्ट जो सवाल है इसका वो देख लेते हैं, वो है कि व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ अ स्क्वायर, कि हमें एक मुरब्बे की एक साइड की लंबाई मालूम करनी है, जबकि उसका एरिया है 441 स्क्वायर मीटर। तो एरिया हमें बता दिया गया, एरिया ऑफ स्क्वायर वो है 441 स्क्वायर मीटर। लेंथ ऑफ अ साइड हमने फाइंड करनी है, तो यही फार्मूला लगाएंगे जो भी लगाए, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। लेंथ जब लेंथ से मल्टीप्लाई होगी तो 2, यानी कि इनकी बेसिस एक जैसी हैं, पावर ऐड हो जाएंगी 2। एरिया ऑफ स्क्वायर हमें सवाल में बता दिया गया, तो ये हम लिख देंगे 441 इसके नीचे। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो इसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये स्क्वायर इधर स्क्वायर रूट से कैंसिल, 441 गया, यहाँ पर मैंने स्क्वायर रूट फाइंड किया तो ये आता है 21। तो उसके एक साइड की लेंथ है 21 मीटर। तो चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।